कि ये क्लास मेनली क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए है, टाइट्रेशन समझने के लिए नहीं है। अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि टाइट्रेशन का अल्टीमेट पर्पस क्या था। टाइट्रेशन का पर्पस था दिए हुए जो भी मेरे पास एनालाइट होता है, टाइट्रेंड होता है, जिसका वॉल्यूम तो दिया हुआ होता है कि ये 15 ml दी गई है तुमको ऑक्जेलिक एसिड की सॉल्यूशन, राइट, या 15 ml दी गई है तुमको FeSO4 की सॉल्यूशन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इज अननोन। टाइट्रेशन का एक ही पर्पस है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना। तो ये टाइट्रेशन के टॉपिक का एंड ये था हमारा कि हम इसमें मोलैरिटी ऑफ अ अननोन सैंपल निकालेंगे। जब मोलैरिटी ऑफ अ अननोन सैंपल निकालेंगे तो उसके लिए कुछ तो स्टैंडर्ड आप बनाओगे, ऊपर क्या लोगे, नीचे क्या लोगे, टाइट्रेंट क्या होगा, एनालाइट क्या होगा। 4 तरह की टाइट्रेशन है। आज शायद अगेन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरी कोशिश है आज मैं 4 तरह की टाइट्रेशन आपको करा दूं। एक है पोटेशियम परमैंगनेट, एक है आपका K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, 4 हैं। अब जो पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन है, मैं जस्ट रिवाइज करा दूं सबको, ये मैं करा चुकी हूँ, राइट। रिवाइज कराने का मतलब क्या है, ऊपर मैंने लिया KMnO4 जिसका मेरे को सब कुछ पता है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, मतलब सब कुछ पता है, वो पिंक कलर का है, वही सेल्फ इंडिकेटर भी बन जाता है। नीचे जो मेरे पास एक अननोन चीज पड़ी है, अननोन कॉन्सेंट्रेशन, मेरे को उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। वो अननोन H2O2 हो सकता है, ऑक्जेलिक एसिड। पॉपुलर क्वेश्चन जो जेई के आए हुए हैं वो ये है, ऑक्जेलिक एसिड और Fe, जो मेरे भी क्वेश्चंस में आपको दिखने को मिलेगा। तो कुछ भी हो सकता है, देयर इज वैरायटी जो मेरे आगे क्वेश्चन में बढ़ती जाएगी। तो ये मेरे पास जिसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने का काम मेरे को करना है विद द हेल्प ऑफ KMnO4। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। ऊपर था क्यों रेडॉक्स में इसको पढ़ाया जाता है, ऊपर था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नीचे था रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खपना कम हो गया, मतलब नीचे पड़ा हुआ रिड्यूसिंग एजेंट खत्म हो गया। तो टाइट्रेशन से मैंने निकाला क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मेरे को पता थी उसका वॉल्यूम V1, नीचे रिड्यूसिंग एजेंट जिसका V2 मुझे 50 25 10 ml दिया हुआ था उसका M2 मेरे को निकालना है। तो मेरे पास ऊपर से M1 ऑलरेडी है, गिवन होती है भाई कितने मोलैरिटी की ले रहे हो। V1 मैंने ब्यूरेट से नाप के निकाल ली कितना कंज्यूम हुआ, नीचे वाले का वॉल्यूम मेरे पास है और मेरे को M2 बताना है। यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो 5 से 10 मिनट मैंने लिए आपको रिवाइव कराने में कि शायद कोई पढ़ के ना आया हो उसके लिए, कि ये था पर्पस टाइट्रेशन का, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। आपको सबसे पहली टाइट्रेशन में कौन सी ले रही हूं, KMnO4, राइट। तो इसको भी नोट मत कीजिएगा, ये आपके PDF अपलोड होंगे उससे आपको मिल जाएगा, या जो साथ साथ कर सके कर ले, ये आप लोगों ने किया हुआ है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को तो कह सकती हूँ, पार्थ आई डोंट नो गुरलीन मैम के साथ आपने ये किया है कि नहीं, आपके LN में ये हुआ है कि नहीं, तो आप चाहें तो साथ साथ नोट कर सकते। दिस इज गोल्ड फॉर जेई पीपल, जेई वालों के लिए तो सोना है। और आज मैं आपको शीट भी दिखा दूंगी क्या है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ये पूरा NCERT का टॉपिक है क्लास 12th का, हाउ इट बिहेव्स। KMnO4 एसिडिक मीडियम में इस तरह से बिहेव करता है। कॉपी में, लैब की बात मैं नहीं कर रही, लैब में पिंक कलर का दिखता है बस। जब आप कॉपी में आते हैं तो आपको पता चलता है KMnO4 किसी से भी रिएक्ट करेगा, वो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सामने वाले से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 लेके जाएगा। खुद क्या हुआ, रिड्यूस। तो सामने वाले को क्या किया उसने, ऑक्सीडाइज। तो सामने वाले को उसने ऑक्सीडाइज किया, लेकिन खुद का हुआ रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हाफ। दिस इंफॉर्मेशन इज डिस्कस्ड इन रिडॉक्स। इसी तरह से सामने तुम कुछ भी ले आओ, नीचे वाले फ्लास्क में आयरन ले आओ, नीचे वाले फ्लास्क में H2O2 ले आओ, ऑक्सिलेट ले आओ, कुछ भी ले आओ, उसका ऑक्सीडेशन जैसा होना होगा, केस टू केस डिपेंड करेगा। बट पहली टाइट्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन, उस टाइट्रेशन को करने के लिए यू हैव टू क्रैम दिस। देयर इज नो वे आउट। क्लास 12th की NCERT में तो करना ही करना है। तो अभी करिए जिसको भी टाइट्रेशन के मोल कॉन्सेप्ट पार्ट में दिक्कत आ रही है। तो अब इसके बाद करना क्या होगा, ठीक है रट लिया मैंने, कोई मुश्किल नहीं है, आज रटने से बच लेंगे, 12th में रट लेंगे, कर लिया। करूं क्या मैं, जो ये करा चुकी हूं मैं आपको चीज, इसके बाद मैं पास्टर उठाऊंगी। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इफ यू पीपल कैन हैव अ लुक। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, पर मैंगनेट को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, तो ये
सामने वाले आयरन के 5 मोल को एक साथ ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि इसको तो 5 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके 5 मोल एक साथ एक KMnO4 से हुए, निकले, और इसको हमने कह दिया ऑक्सीडेशन हाफ। क्योंकि बैलेंसिंग आपने रेडॉक्स में ही पढ़ी है, इसलिए वही बात हो सकती है इस बारे में, व्हाई आई हैव मल्टीप्लाइड इट विद 5, क्योंकि इस इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो 5 के कोई लूज भी तो करे। तो जब इन दोनों को मैंने किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, राइट। मैंने एडअप कर दिया। प्रोटॉन आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12th बोर्ड्स में फर्क पड़ेगा बस, तब 12th में आप रट लेना। अभी आपके लिए प्रोटॉन कोई मायना नहीं रखता, इसके शॉर्टकट मैं अभी आपको दे रही हूं जो हम 12th वालों को देते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज मायना रखती है, ये इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। और वो अभी आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि जो आप पहले कह रहे थे हमसे सॉल्व नहीं हो रहे, वो अब एकदम से होंगे। जब मेरे को कोई कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन निकालिए FeSO4 की, अगर आप देखो तो नीचे जो एनालाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ही आपसे मांगी गई है, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी अगले केस से लेना शुरू करूंगी। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां आता है, अगर आप कभी क्वेश्चन में गलत करा होगा, अगर लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, तो इसकी वजह से किया होगा। मुझे पता है इसकी मोलैरिटी, इसके नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें मैं देख के क्या कह सकती हूँ, मेरे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। बैलेंस इक्वेशन आ गई। कोई मेरे को कहता है जी KMnO4 का इतने मोलर इतना वॉल्यूम यूज हुआ, 0.1 मोलर सॉल्यूशन KMnO4 की, और इतना वॉल्यूम उसका इस्तेमाल हुआ, जिसमें आयरन का वॉल्यूम 25 ml था, निकालिए उसकी मोलैरिटी। तो सबसे पहली चीज, इसका 1 मोल इज इक्वल टू इसके 5 मोल रिएक्शन के लिए, इसका 1 मोल और इसके 5 मोल साथ साथ रिएक्ट किए होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, M1V1, और इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, M2V2, राइट। तो अब इसमें ये 5 जो है आप यहां लिखते, उस 5 को मैंने यहां पहुंचा दिया। एक ही बात है ना, उतार के यहां पहुंचा दिया। व्हाट इज दिस N1? दिस N1 इज कोफिशिएंट ऑफ KMnO4। अब आप क्या सोचते हो, मैम आपने तो इस 5 को यहां पहुंचाया है। नहीं, बिल्कुल इस 5 को मैंने यहां नहीं पहुंचाया। दो अलग तरीके से बात करूंगी। ये क्या है, कोफिशिएंट। कौन सा कोफिशिएंट है, बैलेंस्ड इक्वेशन में। और ये क्या है, 5, ये है बैलेंस्ड इक्वेशन में। ये वो वाला n मैंने यहां नहीं पहुंचाया। पहली कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है, यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई यूनिटरी मेथड ऑन रेडॉक्स टाइट्रेशन। 2 पन्ना भर दोगे, और वो मैंने दिखाने के लिए कर रखा है। सेम क्वेश्चन को मैंने रेडॉक्स मेथड से किया, और सेम क्वेश्चन को मैंने मोल कॉन्सेप्ट मेथड से किया। तो ये मैं आपके PDF में पहले भी अपलोड कर चुकी हूं। और क्यों नहीं मैं इसमें पूरा डिटेल देती, मैंने तो बहुत छोटे में कर दिया, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। रेडॉक्स मेथड को अभी मैं बताऊंगी ये n और अगले n में क्या फर्क है। यहां पर जिसकी भी तुम M1V1 रिपोर्ट कर रहे हो, नीचे क्या है, कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन, सब कुछ KMnO4 का। ऐसे ही आयरन, जितनी भी उसकी मोलैरिटी निकालनी है वो तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, जितना भी वॉल्यूम दिया डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। ये करके सिंपल आपको जो भी चारों वेरिएबल में से कोई एक ही पूछा होगा आप निकाल लेंगे। ये तो मेथोडोलॉजी क्लियर हुई। मेरे को एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है इस पे। तो मैं इस पे क्वेश्चन, जो मैं सदियों से पहला क्वेश्चन लेती आ रही हूँ पिछले 5-7 सालों से, वो ले रही हूँ। ये मेरा बहुत पुराना क्वेश्चन है लिया हुआ, कि एक बेसिक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ये होता है। मेरी नोट्स कॉपी में भी यही रखती हूँ सबसे पहला। तो क्वेश्चन समझिए आएगा कैसे। M/8 KMnO4 की जरूरत पड़ी, उसका वॉल्यूम निकालो। अब ये थोड़ी कहा है कि हम नीचे वाले की मोलैरिटी निकलवाएंगे, हम तो चारों वेरिएबल में से कुछ भी निकलवा लेंगे। आपका M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, जब तक आपको पता है मैं कुछ भी निकलवा सकती हूँ। तो इसमें पूछ लिया भाई M/8 KMnO4 जो ऊपर ब्यूरेट में तुमको भर के दिया था, उसका कितना वॉल्यूम लगेगा कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए इतने ml ऑफ M/4 FeSO4 सोल्यूशन के लिए। भाई बंद करो इसको। सो 25 ml ऑफ M/4 FeSO4 सोल्यूशन। तो नीचे फ्लास्क में जो मैंने लिया उसकी मोलैरिटी दे दी मेरे को, और उसका वॉल्यूम दे दिया। ऊपर वाले की क्या दे दी, मोलैरिटी और वॉल्यूम पूछा। एक झटके में देख के लगता है हो जाएगा, राइट। और ठीक है, फिर भी आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते बैलेंसिंग को।
और वो बैलेंसिंग आपको किस तरीके से आई मैं ऊपर दिखा चुकी हूं कि 5 इलेक्ट्रॉन इसने मांगे तो सामने वाले को 5 देने पड़े। एक वही बात क्रैम करनी है इसमें। जब 12th के चैप्टर में आएंगे तब आप और डिटेल समझ पाएंगे। मेरे को ये किसके लिए मैं M1V1 सोच रही हूँ, KMnO4 के लिए। चेक, KMnO4 की क्या दे रखी है मोलैरिटी, M/8। KMnO4 का वॉल्यूम ही शायद पूछा है, V1। उसका n फैक्टर यहां पर क्या है, 1। ऐसे ही इसकी मोलैरिटी कितनी, M/4। इसका वॉल्यूम कितना, 25। और नीचे क्या दे रखा है, N2। व्हाट इज दिस, ये वो n फैक्टर नहीं है इक्विवेलेंट वेट वाला, नॉर्मेलिटी वाला। दिस इज कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। यहां रखना होगा मेरे को 5 रखा। सिंपल एक स्टेप का क्वेश्चन है। दिस इज सिंपल 1 स्टेप क्वेश्चन। और यही अगर आप मोल कॉन्सेप्ट से करने निकलते, आप क्या करते, पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन निकालते, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते। किसी की भी जो एक चीज पूछी होती है M1V1 की टर्म्स में यूनिटरी से, 5 से इतना तो 1 से कितना और इतने से कितना। ये आपका टाइम कैलकुलेशन कम से कम भी आप कैलकुलेटर भी लेके बैठो तो 10 मिनट लगा देगा, क्योंकि यूनिटरी मेथड आपको पता है इट्स टाइम कंज्यूमिंग। तो अभी तो मैंने आपको टारगेट आयंस दिखा दिए। सल्फेट जो है शौर्य वो यहां पर स्पेक्टेटर आयन है। ठीक है, क्लियर। यही प्रैक्टिस आपको +2 के D&F ब्लॉक में दी जाएगी कि किसको टारगेट करता है, सल्फेट को कि आयरन को। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है आयरन, वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। सल्फेट ऑलरेडी, जब शौर्य आप ये पॉइंट आउट कर रहे हो बच्चा, तो देखो सल्फेट में सल्फर ऑलरेडी +6 में अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो कैसे जा सकता है और ऑक्सीडेशन में। क्लियर बच्चे, ठीक है। गुड डाउट। ऐसे सारी क्वेरीज पूछो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आए। तो मैंने इसकी मोल कॉन्सेप्ट मेथड वही लंबे तरीके से कर रखी है जो आप मोल कॉन्सेप्ट में करते। आई विल सजेस्ट नॉट टू लुक एट इट, वरना फिर ललचा जाओगे ये करने के लिए। अब इसको छोड़ना पड़ेगा, राइट। मेरी सजेशन है, कोई जिद पे अड़ जाए तो बात अलग है, बट मेरी सजेशन यही है। 2 तरह की टाइट्रेशन करा के मेरे पास शीट पहुंच गई है पास्ट ईयर क्वेश्चंस की, जेई नीट की, वो कराती हूँ। दूसरी टाइट्रेशन थी पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक मीडियम में ही होता है, ओनली इन एसिडिक मीडियम। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट वही सब कुछ है, बस ऊपर ब्यूरेट में मैंने KMnO4 की जगह K2Cr2O7 ले लिया। ये भी सेल्फ इंडिकेटर है। इसका सारा डिटेल, इसका कलर ग्रीन से पर्पल वगैरह सब क्लास 12th का है। बहुत बड़ा बड़ा पर्पल कलर में स्ट्रक्चर बना रखा है, ब्लू में बना रखा है, ग्रीन में बना रखा है। 12th में इसके स्ट्रक्चर एंड ऑल को देख लेंगे। लेकिन इसके लिए एक चीज रटनी है कि डाइक्रोमेट आयन, पोटेशियम स्पेक्टेटर है इसलिए उड़ा दिया। डाइक्रोमेट आयन जो है वो लाइफ लॉन्ग एक ही काम करता है, वो है ये। 11th में रटो, 12th में रटो, बीच में रटो। डाइक्रोमेट आयन का लाइफ ही एक है कि ये जैसे तुमने इसको एसिडिक मीडियम दिया, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से कूद के किस में जाएगा, +3 में। खुद क्या हुआ, रिड्यूस। और कितने क्रोमियम थे, 2। तो 2 क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सामने वाले से कितने करेंगे, 6। 14 अभी ना याद करो चलेगा, 12th में तो आप खड़े भी नहीं हो पाओगे अगर 14 याद नहीं किया। एक चैप्टर पूरा सेक्रीफाइस हो जाएगा, स्कोरिंग चैप्टर्स में है ये। तो ये 12th में तो करना ही है, बड़ा छाप छाप के करना है हमने। अब अगर इसके सामने तुम वही फेरस सल्फेट लाते सेम, बस फर्क क्या हो जाता, अब ये आयरन कितने मांगेगा, 6। पिछले में 5 मांगता था, 6 करा मैंने। अब फिर से मैं रेडॉक्स मेथड लगाऊंगी। मेरे को मोल कॉन्सेप्ट मेथड नहीं पसंद, मतलब मेरे को, मतलब आप बच्चों का भी एज्यूम कर लो। क्यों, क्योंकि वो टाइम बहुत कंज्यूम करेगी। हो उससे भी जाएगा, सबूत के तौर पे आपको करके भी दिखा दूंगी। बट नाउ आई होप आप लोग इस लेवल से ऊपर उठ चुके हैं। हमें सब कुछ कराओ के बजाय हमें वो कराओ जिससे जल्दी हो जाए। अब आप उस रिसीविंग एंड पे आ जाते हो कि मैम वो फालतू की बकवास छोड़ो, बस वो करवाओ जो जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एंड दैट शुड बी योर स्मार्ट स्टडी। इंटेलिजेंट स्टडी और स्मार्ट स्टडी यही है कि जो आ रहा है वो करो। तुमने कौन सा केमिस्ट्री पे किताबें लिखनी है या PhD करना है, जिसने PhD करना है वो करे इसको। तो अब मैंने जैसे ही बैलेंसिंग मेरे को याद हो गई, यानी मोल कॉन्सेप्ट छोड़ के रेडॉक्स मेथड पे आने की सिर्फ एक कॉस्ट है, इतना रट लो। अब वो भी मैं करवाने वाली हूँ तुमको, कैसे रट लो, प्रोटॉन प्रोटॉन गायब करके शॉर्टकट दूंगी। तो वो मेरे पास क्या आया, अब देखो K2Cr2O7 का क्वेश्चन में जो भी मोलैरिटी वॉल्यूम के बारे में बात करें, यहां से मैंने नीचे 1 कर देना है। FeSO4 के बारे में जो भी मोलैरिटी वॉल्यूम के बारे में बात हो, यहां से मैंने क्या कर देना है, डिवाइड बाय 6। मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उठाया। बच्चे इसको गलती से n फैक्टर ले लेते हैं। एनीवेज, ये जेई एडवांस का है।
जेई एडवांस का अगर 2015 या 16 का क्वेश्चन देखूं तो वो इस साल के नीट में घुस सकता है और 2 साल पहले जेई मेंस में घुस चुका होगा। तो अगर नीट में आना है, अभी तक नीट में आया नहीं है रेडॉक्स टाइट्रेशन का, काश आ जाए और सिर्फ मेरे बच्चों को आता हो, ठीक है, सीरियसली मेरी तो यही दुआ है, क्योंकि नीट में आता नहीं ना। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सलेट आयन, देखिए लैंग्वेज कितनी डिफिकल्ट दी है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सलेट आयन इन अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सलेट सॉल्ट्स। कोई एक सॉल्यूशन दे दी ऑक्सलेट सॉल्ट्स की, भगवान जाने पोटेशियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, क्या है मुझे नहीं पता, स्पेक्टेटर आयन की परवाह किए बिना, जिसमें 3 ग्राम्स of which have been dissolved in 1 लीटर, यानी ऑक्सलेट का मेरे को मास भी दे दिया, 3 ग्राम डिसॉल्व हुआ है। 10 ml ऑफ ऑक्सलेट, ऐसी सॉल्यूशन जिसमें 3 ग्राम ऑक्सलेट का डिसॉल्व किया गया 1 लीटर में, ऐसी सॉल्यूशन का 10 ml उठा के मैं टाइट्रेट करने चली इसके साथ। तो देखिए ब्यूरेट वाले का तो M1V1 दे ही रखा है, ब्यूरेट वाले का M1V1 दे दिया, तो मेरी तो आधी टेंशन खत्म, M1V1 तो गिवन है जी। अब वो तो अब ढूंढते हैं क्या क्या दे रखा है, V2 भी दे रखा है कि नहीं, लेट्स, बिल्कुल सही बात है, V2 भी दिया है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ ना, उसके टुकड़ों से उसको सॉल्व करते जाओ कि ये दे रखा है। अब ये क्वेश्चन कितना ही इंग्लिश टू हिंदी में कर लूं, आएगा उसी को जिसको ये याद होगा। अब चाहे आप प्रोटोन मत भी लिखना, मतलब ये तो मैं लिख रही हूँ, बीइंग अ टीचर आई कैन नॉट, फिर तुम में से कोई ये ना कह दे मैम प्रोटोन नहीं लिखे, एनएमएसटी में तो प्रोटोन थे। तो प्रोटोन लिखो ना लिखो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बिना लिखे क्या आपको पता है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल करता था KMnO4 नेगेटिव? Mn2+ बनाने में पीछे करा के आई हूं, 6 की 5, ये है रट्टा। अभी मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म कराने वाली हूँ, डोंट वरी, ताकि आप आज के बाद भूलो ना, अभी के अभी भूल सकते हैं तो उस दिन तो जरूर भूलेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल है। अच्छा, अब मैं ऑनलाइन वालों को इन्वॉल्व करूंगी, सक्षिता, मिनिष्का, प्रभव, शौर्य और पार्थ, मुझे बताइए कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से यहां क्या पहुंची, ये मैं कर देती हूँ, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ऑक्सिलेट, 3 से 4, टेक योर टाइम। 3 से 4, मैं बड़ी जल्दी आ गया यार आंसर, बट फिर गुड, 6 से +8 हो जाएगा। वो भी देखते हैं अभी। +3 से +4 पहुंची, यहां पर किसी का रिडॉक्स प्रिपेयर्ड नहीं है, मेरे सामने मेरी ऑडियंस जितनी बैठी है मैं जानती हूं सबका प्रिपेयर्ड है, इसीलिए आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी। अगर आप निकालोगे ना तो +3 आएगा इसका, राइट? इसका +3 से +4 पहुंचा, कितने कार्बन है? 2। तो यानी कि एक ऑक्सिलेट ने कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए होंगे? 2 ही किए होंगे। और MnO4 को कितने चाहिए थे? 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से, चेक हो जाएंगे 10-10। मैंने बिना वो तामझाम के एक ही इक्वेशन में कर दिया, और ये इक्वेशन क्वेश्चन में भी कई बार दी जाती है। आप देखोगे जेई में तो इक्वेशन दे रखी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी जेई की क्वेश्चन। हम तो फिर भी कहते हैं क्योंकि बुक्स में इक्वेशन नहीं दी होती, जेई वाले तो इक्वेशन भी दे रहे हैं कि तुम इतना हेडेक मत लो, इक्वेशन हम देते हैं, और ये पिछले 4-5 सालों से हुआ है। दे आर अवॉइडिंग रिएक्शन बेस्ड क्रैमिंग, रिएक्शन बेस्ड क्रैमिंग को रोका गया है, इसीलिए रिएक्शन जेई वालों ने साथ दिया। मैं बड़ा हैरान हो रही थी जब 2023 के मैं क्वेश्चन उठा रही थी, तो रिएक्शन भी दे रहे हैं, बट खैर ना भी दें चलेगा। सो ये 5 और 2 समझ आ गया मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों को मैंने कैसे लिखा है? क्योंकि MnO4 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 5। कार्बन डाइऑक्साइड बनने में ऑक्सिलेट कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था? 2। तो 2 से इसने 5 इकट्ठों के साथ 10 ले लिए, इसके 2 मोल को 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसके 5 मोल 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते थे, मैंने ये कर दिया। इसके बाद डू यू फील मुझे करना चाहिए क्वेश्चन? इस नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम, जैसे मोलैरिटी होती है डिट्टो सेम, ऊपर लिखते हैं मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम नीचे, और नॉर्मेलिटी में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिख देते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। टाइट्रेशन इज ऑल अबाउट दिस, ये लिंक है जो आपका मिसिंग था। टाइट्रेशन इज ऑल अबाउट दिस, हाउ, लेट्स सी। नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे को पता है, मैं फट निकाल लूं, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास, जिसकी भी बात कर रहे हैं, यहां मॉलिक्यूल्स ही हैं इसलिए हम मोलर मास बोल रहे हैं। लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? सिंबल में उसको EQ कर देते हैं, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा ऊपर जो आप वेट लेते हो वो तो सेम, मोलर मास के बजाय इक्विवेलेंट वेट जो वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन एसिड मोनोबेसिक है या बेस के बारे में बात हो, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के, उसमें n फैक्टर आएगा जो लेके आएंगे।
वो वेरी करता रहेगा। अब जब भी बच्चों, नाउ मैं उस लिंक को ले रही हूं जो मिसिंग था, जो नहीं बताया गया था। जब भी रेडॉक्स टाइट्रेशन होगी, एसिड बेस टाइट्रेशन होगी, तो यहां पर मैं एसिड और बेस लिख दूंगी। रेडॉक्स टाइट्रेशन होगी तो यहां पर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट लिख दूंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, दिस इज गोल्ड फॉर योर न्यू टाइट्रेशन, जो आपका लिंक छूटा हुआ था, यहां से नया शुरू होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, राइट। और ये नंबर बोलना बंद होगा, सीधे ग्राम इक्विवेलेंट बोला जाएगा। जैसे नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या बोलते हैं, मोल्स, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह आप सीधे मुझे अलाउ करिएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलना। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के शुड बी इक्वल टू रिड्यूसिंग एजेंट के, रिगार्डलेस ऑफ बैलेंसिंग। ये बैलेंसिंग नहीं है, बैलेंसिंग नॉर्मेलिटी के अंदर आपको पता है एन फैक्टर में ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है। तो ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के नाम से जाना जाता है। टाइट्रेशन टॉपिक में सबसे पहली चीज न्यूमेरिकल में ये पढ़ाई जाती है कि इट फॉलो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। यहां से जो मैं आपका पार्ट शुरू कर रही हूं, आज की क्लास, आज की डीपीपी इस पे है, इट इज मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2। पुरानी बुक्स में इसको ऐसे ही दिया जाता था जब हमने पढ़ाना शुरू किया है, रेडॉक्स। मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 रेडॉक्स यहां से शुरू होता है, जो कि जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है, नीट का सिलेबस में कवर करके खत्म कर चुकी। नीट में उतना ही था जितना मैंने अभी बताया। अब जेई में शुरू होता है, और इस साल का क्योंकि एक नया टॉपिक इन्वॉल्व है तो ये हम नीट में भी डाउट करते हैं। तो अब मेरे पास आ गया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते ही मेरे को जो क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, इसी में गलती होगी अब, कि मेरे को ये इक्वेशन भी शायद दे दी जाएगी या रटली मेरे को याद हो गई। ये उसमें क्या है, आप हर क्वेश्चन में अब ये करोगे, आपसे गलत नहीं होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होंगे। इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, इसके दो इक्विवेलेंट इसके दो ही इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेंगे। और मुझे पहले से ही पता है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का क्या कर दिया मैंने, स्मॉल एन करना था, सॉरी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच की रिलेशन वर्स्ट केस में अगर मुझे यूज करनी पड़ी, आई विल अवॉइड इट नाउ, क्योंकि अब आप नॉर्मेलिटी मोलैरिटी जानते हो, तब आपको काफी टाइम दे दिया था नॉर्मेलिटी मोलैरिटी एब्जॉर्ब करने के लिए, 2 बार क्लास लगा के। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को मैं n1v1 लिख सकती हूँ, आप देख लीजिए ऊपर फॉर्मूले से। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो n1v1। अगर मेरे को क्वेश्चन में, और यही हो रहा है, दिया मोलैरिटी में और पूछा इस तरह से है, तो बस हम वहीं मर जाते हैं, क्या करें। और जायज भी है, आपकी प्रैक्टिस ही नहीं हुई उस पर अभी तक, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। n1v1, इसको इजी करने के लिए उसी वक्त नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में नीचे लिखोगे। आज आपको इसकी आदत डाली जाएगी। मैंने क्या किया, नॉर्मेलिटी की जगह देखिए क्या किया, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर ही तो किया, सिर्फ इतना किया। बस ये लिंक आपके लिए शायद मिसिंग हो, जो इनडायरेक्टली तो बताया जा चुका था, प्रैक्टिस नहीं थी। ये हो गया। अच्छा, n फैक्टर, इसीलिए मैंने f लिखा है कि मेरा पिछला n कोफिशिएंट था बैलेंस्ड इक्वेशन में, और ये n फैक्टर क्या है, वो देखिए डिवाइड में हो रहा था, ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, और बड़ा जस्टिफाई करके दिखा दिया, कोई मैं रटा नहीं रही कि कैसे आया। तो ये मेरा n फैक्टर है, और अब n फैक्टर के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। भाई मैं कितों का n फैक्टर याद करूं, जो इस जगह तक पहुंचा है मेरे सामने इस वक्त, जो 15-20 बच्चे हैं टोटल जो यहां तक पहुंचे, ये टॉपिक उन्हीं के लिए बना है। जो आज नहीं आए हैं, हार्ड फैक्ट है, ये टॉपिक उन्होंने नहीं करना। नाउ यू विल रियलाइज व्हाई वी वेट फॉर सच टॉपिक्स एट एंड। छट जाए, मतलब सीरियस पीपल शुड ओनली बी पार्ट ऑफ दिस सेशन। तो अब आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया होगा KMnO4, उसका n फैक्टर मैंने आज कोशिश करी आपको याद हो जाए, 5 इलेक्ट्रॉन। मीडियम की बात नहीं हुई थी। नेक्स्ट समस्या, बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम के, एम्फोटेरिक मीडियम नहीं होता बट गुड, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, या जो भी मीडियम अभी आएगा, स्लाइटली अल्कलाइन, न्यूट्रल, कुछ भी बोल देंगे, उसके लिए n फैक्टर कैसे याद करें। सिलेबस में कितनी टाइट्रेशन है, जेई एडवांस तक 4, KMnO4, K2Cr2O4, सॉरी K2Cr2O7 और आयोडोमेट्री आईडीमेट्री, 4 ही तो हैं।
एक में 3 वैरायटी, उसको अब रटाती हूँ। जब जब भी, और ये 12th में डिटेल आएगा, अभी मैं डिटेल नहीं बता रही क्योंकि मेरा फोकस क्वेश्चंस पे है। KMNO4 3 ही मीडियम में यूज होता है, पूरी 12th की एनसीईआरटी का एक पन्ना इस पे डेडिकेटेड है। मैं वो आपको अलग अलग नहीं रटा रही, क्योंकि आपको क्या करना है प्रोटॉन्स का, आपको क्या करना है हर एक की अलग अलग याद करने का। बैन, बैन इज अ वेरी गुड वर्ड, बच्चों को तो वैसे ही बड़ा पसंद आता है ये शब्द, कि एग्जामिनेशन ही बैन कर दो, लाइफ सॉर्ट हो जाए हमारी। KMNO4 जब आप बेसिक मीडियम में लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल होगा 1। KMNO4 जब आप एसिडिक मीडियम में लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल क्या होगा 5। अभी आप प्रोटॉन्स देख रहे थे, 5 वाला ही देख रहे थे आप। और अगर KMNO4 आप न्यूट्रल मीडियम में लोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल क्या होगा 3। एक साल पहले का क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMNO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ आयरन सल्फेट इन, यही है वो चीज जो +1 में आपको कराई नहीं, और +1 में आपको क्वेश्चन दिख गया। क्यों दिख गया? क्योंकि आप जो बुक्स रेफर कर रहे हैं उसके अंदर रेडॉक्स टाइट्रेशन उठा के रखी हुई है मोल कॉन्सेप्ट में। ना उनकी गलती ना आपकी गलती, ये क्लासिकल तरीका है। मतलब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब मोल कॉन्सेप्ट में ही रेडॉक्स पढ़ाया जाता था, टाइट्रेशन, और बच्चे बहुत परेशान होते थे, वापस पढ़ाना पड़ता था। सो वी ऑल स्लो 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 वर्कड इन दिस कि हम एंड में ही पढ़ाएं। जैसे ही मेरे को KMNO4 दिखता है, पहले तो मेरे को बिना सोचे उसी क्वेश्चन पेपर पे बैन लिखना चाहिए। बाद में सोचूंगी, पहले मेरे को बैन लिखना है। और बैन जब लिखना है तो शायद 153 था एवरीवन, यानी एसिडिक मीडियम में क्या था 5। कहीं मैंने 5 इलेक्ट्रॉन लिखा? नहीं लिखा। और ये इक्वेशन क्वेश्चन में ही दे दी जाए, दी नहीं है क्वेश्चन में, ये यहां से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। लेकिन मेरे को जरूरत भी नहीं है, मैं क्या करूंगी, KMNO4 किसको कर रहा है, आयरन 2+ को, सल्फेट स्पेक्टेटर, इतना तो हमें पता चल ही गया। अब मेरे को पता है एसिडिक मीडियम में KMNO4 5 इलेक्ट्रॉन मांगेगा सामने वाले से, खत्म। सॉल्व करो क्वेश्चन का आंसर दो, मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखे। आकृति 1/5 सहज, कुछ नहीं बता रही मैं, कुछ नहीं बता रही। सोचो ये अप्रैल में बच्चे करके आए हैं। गुड शौर्य, वेरी गुड। मैंने तो सजा के पूरा लिख दिया, लेकिन बच्चों को क्या करना चाहिए, प्लीज अवॉइड राइटिंग स्पेक्टेटर आयंस। आदत तभी पड़ेगी, राइट? अदरवाइज स्पेक्टेटर आयन देख के अजीब लगने लगेगा बिना देखे। में यहाँ कितना लिखोगे अब तुमको। और ये इस बारे में भी, जैसे भी पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये 6 मिस कर रहे थे आप फलक, इसी वजह से गड़बड़ हो रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब आपको मैं एक और क्वेश्चन दूं, अब करेंगे। In alkaline medium, the reduction of permanganate ion, I hope permanganate ion सबको पता है, involves gain of dash electrons, basic, acidic, neutral। तो बेसिक और एल्कलाइन बस पता ही है हमें क्या है, आंसर इज 1। 4 नंबर मिले हैं मुझे सिर्फ इस बात के। और ये जेई का है, नीट का नहीं है। नीट का तो मैं आपको भी दिखाऊंगी भी नहीं क्वेश्चन। टीपीपी है उसमें, पेज नेक्स्ट पेज पर ये क्वेश्चन है 24th। ऑक्सिलेट आपको आज बता दिया गया, इज रेडी फॉर ऑक्सीडेशन। इसके साथ आप देते हो K2Cr2O7, और इसमें आपको याद है एसिडिक मीडियम में 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल होता है। और इसमें आपको ध्यान होगा आउटपुट आता है CO2, जिसमें आप ही लोगों ने बताया था +3 से किस में जाता है, +2 में। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल होता है। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल। क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3। तो यहाँ पर तो 6 CO2 हो जाएंगे, बाकी की बैलेंसिंग की मैं भी सोच नहीं रही। इसके आगे अब सबसे बड़ी बात है, मेरे को मोलैरिटी K2Cr2O7 की दे दी, उसका वॉल्यूम मांगा है, ठीक है, M1V1। इसकी मोलैरिटी मेरे को निकालनी है, तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होगा। तो याद है तो बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन शायद हो रखा है क्लास में, है ना? हाँ, जैसे किसी ने, पता नहीं किसने पूछा था, वॉल्यूम नहीं दिया। आप मुझे बताओ, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, मोलैरिटी, ठीक है? 1 लीटर वॉल्यूम, तो 1 लीटर लो ना। मतलब जब मोलैरिटी की टर्म्स में बात हो रही है, वॉल्यूम तो 1 लीटर लीजिए ना आप लोग। अभी भी जरूरी नहीं है सही आ जाए, शौर्य आई विल कम टू योर पॉइंट, पर पहले वॉल्यूम वाले पॉइंट को क्लियर करो। मैं डीपीपी अपलोड कराने गई थी, अब देख लेना हो गई अपलोड डीपीपी एक बार। मतलब
दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन आई शुड से। अब पहला ट्रैप तो आपको यहाँ पे टेंशन होगी, वॉल्यूम नहीं दिया। वॉल्यूम तो चलो थोड़ी सी हिंट से एक दो प्रैक्टिस से आप ढूंढ लोगे, नथिंग बिग। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आपको ना आती, एक दो झटकों के बाद आ जाती। प्रॉब्लम इज नाउ फेरिस ऑक्सिलेट। फेरिस मैंने बोला, लिखा Fe। फेरिस का मतलब क्या होता है? +2। फेरिक नहीं बोला मैंने, फेरिक मतलब +3। अगर मैं फेरिक ऑक्सिलेट बोलती तो ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज होके CO2 बनाता, फेरिक स्पेक्टेटर आयन रहता। लेकिन जब मैंने बोला फेरस, आपने देखा पिछले क्वेश्चन में भी आयरन के बाद रोमन नंबर में +2 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है अब समझ में आएगा। जरूरत क्या थी देने की? जरूरत थी फेरिस बोलना या Fe+2 इस तरह से देना। मींस Fe+2 को आप कैसे भूल सकते हो कि वो नहीं ऑक्सीडाइज होगा इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। अब वो अगर ऑक्सीडाइज होगा, पहले तो मेरे को फेरस ऑक्सिलेट का फॉर्मूला चाहिए। आई होप आई हैव रिटन करेक्ट फॉर्मूला, +2 -2। ये ऑक्सीडाइज होके कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल दे रहा है तुमको? -1 से, मतलब सॉरी, यहां पर +3 से +4 गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल दिया? ये भी ऑक्सीडाइज होगा इसके अंदर। ये तो अब इरेज कर दूं, कर लिया होगा। Fe3+। थोड़ा सा चेंज होते तुम्हारा आंसर बदलेगा, जो तुम 33 या 30 कुछ भी बोल रहे हो। दिस कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल हुआ? 1। कुल मिला के एक फेरिस ऑक्सिलेट ने कितने इलेक्ट्रॉन भेजे? 3। K2Cr को कितने चाहिए थे? 6। तो अब क्या करूं? थोड़ा बदल जाएगा आंसर, बदलो। n माने हम जब वो M1V1/N1 करते हैं, n फैक्टर, नहीं n फैक्टर नहीं, जो वो फॉर्मूला लगाते हैं M1V1/N1। बैलेंसिंग वाला यस ये मैम। लोगे। ये मेरे हम को तो लगा n फैक्टर उसका नहीं पूछ रहे। लेंगे, CO मतलब C2O4 का। हाँ 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 हाँ, वो अलग अलग नहीं करो ना। अब समझो, इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए मेरे को? ऑक्सिलेट ने 2, राइट शौर्य? यस मैम। इसने कितने दिए? 1। कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन एक साथ ये K2Cr2O7 को पहुंचा रहा है? 3। 3। और इसको कितने चाहिए? 6। तो अब मेरा बदल गया ना, N3 की जगह 2 आ गया। Fe ना होता, खाली ऑक्सिलेट होता तो 3 था। इसमें जो एफिनिटी खोलो। पूरा मॉलिक्यूल है उसमें से जो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है उसको ऐड करके लेंगे। यस यस, ठीक है, ओके मैम। ऑलवेज, बिल्कुल सही। और ऐसे और क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे जो ग्राम पर लीटर नॉर्मेलिटी नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन, नहीं वो ग्राम पर ml होता है। कॉन्सेंट्रेशन दिखाने के क्या क्या तरीके होते हैं? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। और एक और स्टैंडर्ड पुराना तरीका, ऐसा ही नहीं बोल रही, सबसे पुराना और आज तक चलने वाला तरीका है स्ट्रेंथ को ग्राम पर ml में, ग्राम पर लीटर में भी बताते हैं। ये आप लोग कम पढ़ते हो, कम देखते हो, क्योंकि ऐसा ही नहीं इसको उड़ा दिया इतनी सारी टर्म्स देके। जो चीज आपको कम दिखाई देती है क्वेश्चन में वही पूछ लेते हैं। सिर्फ इतना डिटेल है, क्या अंडरस्टैंड। एक और टाइट्रेशन आती है आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। अब तक टाइट्रेशन पढ़ते पढ़ते आपको एक बात तो पता लग जाती है, हमें फालतू की चीजें नहीं चाहिए, हमें वो मेन इक्वेशन चाहिए। वो ब्यूरेट में क्या डाला, पिपेट में क्या डाला, फ्लास्क में क्या डाला, रंग वंग, वो सब 12th के चैप्टर में आ जाएगा कि कहाँ पर्पल होता है, क्या होता है। ये एक और तरीके का है हाइपो सॉल्यूशन को यूज करके। इसमें स्टैंडर्ड क्या है, क्यों इसको आयोडीमेट्री कहा गया है? ऑब्वियसली आयोडीन के नाम से उठा लिया। इसमें देखिए हाइपो सॉल्यूशन H2O3। पहले तो मेरे को बताओ कौन सी स्पीशीज रिड्यूस हो रही है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कौन सी स्पीशीज रिड्यूस हो रही है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? पहले तो ये निकलवाओ। रिडॉक्स में क्यों डाल रही हूं मैं, पहले वो तो जस्टिफाई हो। यस, पहले बताओ। आयोडीन से ही पता चल जाना है, तुम अभी हाइपो में घुसते ही क्यों? हाँ, वो भी मैं ला रही हूं 2.5। मुझे बताइए आयोडीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? अभी तक आपने टाइट्रेशंस के नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे ही रखे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। तो इसमें भी मेरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे ही रखना है, इसीलिए इसके नाम पे रख दिया आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसके सामने मैं लाई एक हाइपो सॉल्यूशन।
हाइपो सोल्यूशन में यहाँ पे 2 नेगेटिव का मतलब है 2 सोडियम लगे थे, वो मैंने हटा दिए, जैसे K2Cr2O7 में हम K हटाई जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो 2 सोडियम थे, सोडियम हाइपो सोल्यूशन होता है, वो मैंने हटा दिया। हाइपो सोल्यूशन ये रहा। जब आप रेडॉक्स के बॉन्डिंग मेथड वाली जगह जाएंगे, आपको स्पेशल केसेस कुछ मैंने कराए थे जिनमें आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आती है, और आपको पता है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट मेक अ सेंस कि कोई फ्रैक्शन में थोड़ी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं या गेन होते हैं। तो उसमें क्या आया था, इसका मतलब जैसे आयरन के केस में बेस्ट एग्जांपल क्या था, Fe3O4 शायद। देखना इसमें कितनी आ रही है आयरन की, वो तो है ही, अभी आ रही मैंने बस ये ले लिया क्योंकि मेरे को यहाँ से रिलेट कराना है। बिल्कुल ऑक्सीजन परऑक्साइड में भी आ जाएगा, सब ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, एनीवेज मतलब ये नहीं पेन उठे, +8/3। तो +8/3 का मतलब क्या है, +8/3 का मतलब है कुछ आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में थे और कुछ आयरन +3 में थे। अब आगे तो तुम कर लोगे, इसके आगे नहीं जाओ, रुक जाओ। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, पर आयरन कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल हुआ, एवरेज। तो जब आप रेडॉक्स में आते हो बच्चों, एवरेज लिया जाता है। दिस वॉज अनटच्ड, दिस वॉज नॉट टोल्ड टू यू येट। जब आप टाइट्रेशन में आते हो, आप तो यही बात गिनोगे ना, इससे यहां आने में कितने इलेक्ट्रॉन्स का पर सल्फर ट्रेवल हुआ। एक ने 1 दिया, एक ने 3 दिया, इट्स ओके, बट पर सल्फर कितना ट्रेवल हुआ, पर सल्फर ट्रेवल हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आई। और जब मैंने इसको देखा तो चारों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं थी, 2 की तो 0 आई, तो सेम थी ही नहीं। तो उन्होंने कोई रोल प्ले किया नहीं किया, कितना किया वो बाद की बात है। लेकिन फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब मेरे को टाइट्रेशन में समझ आया, जरूरी क्यों थी वो, रॉन्ग होने के बावजूद भी तुमसे निकलवाई क्यों जा रही है। अब अगर मैंने किसी क्वेश्चन में Fe3O4 तुम्हारे सामने दे दिया, तुमको एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +8/3 ही लिखनी पड़ेगी। एक आयरन का हिस्सा तो इतना है उसके अंदर। तो इसी तरह से एक सल्फर का हिस्सा क्या है, +2 से +2.5 होना। यहां पर +2.5 क्या कैसे हुई, दिस इज योर होमवर्क, इतना तुम कर लोगे, रेडॉक्स पढ़े हुए इतना तुम खींच लोगे। तो अब 2 सल्फर हैं कुल मिला के, ये बैलेंसिंग तो बाद में आई है, वो तो मैं अभी हटा देती हूं। मुझे बताइए 2 सल्फर कितना करेंगे, एक सल्फर ने कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल किए, 0.5, हाफ, राइट। 2 सल्फर कितना करेंगे, 1। तो ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे के राजी है, लेकिन आयोडीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आयोडाइड बनाने के लिए, 2। तो ये वो बैलेंसिंग थी जो मुझे उम्मीद है अब आप पकड़ गए मैं 2 क्यों लाई। ये अगेन एक रट्टा था, कहने को कोई कह सकता है, कह दो, रट्टा रट्टा कह के इसको छोड़ना नहीं। तो क्या आपको याद रहेगा, हाइपो सोल्यूशन इज अ स्पेशल केस जिसमें n फैक्टर 1 है। क्यों, क्योंकि टोटल ट्रेवल एक ही इलेक्ट्रॉन का, इक्विवेलेंट वेट के लिए कोई पूछे तो ऐसे क्वेश्चन नीट में दबा के मिलेंगे आपको। आज मैं इक्विवेलेंट वेट वाले क्वेश्चन पास्ट ईयर नहीं लाई, नीट में दबा के मिलेंगे, इनमें से किसका इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट सेम है, और उसमें फॉर्मूला भी नहीं दिया होगा हाइपो सोल्यूशन। हाइपो सोल्यूशन का इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट क्यों सेम है, क्योंकि उसका n फैक्टर 1 है। तो इसीलिए इसको इकट्ठा यूं ही पढ़ा जाता हो जाएगा। ये इसका भी एक क्वेश्चन देती हूं, उससे पहले लास्ट एक और क्वेश्चन कराना है, फिर आपकी क्लास ऑफ कर देंगे। 1 बजे तक का टारगेट दिया गया है मेरे को। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, वो क्या था, आयोडी, और ये क्या है, आयोडो। ये तो तुम मेरे से पहले कर लोगे, ये भी क्लास 12th की एनसीईआरटी में है, वो एक KMnO4 वाली बात है। वहां पे मैं फेरिस की जगह तुमको आयोडीन दे देती तो तुम इस नाम की जरूरत ना पड़ती तुमको, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रही हूं, ये भी लास्ट ईयर आया हुआ है, पकड़िए इसको। तो 21, सॉरी 19 नहीं 21 करिए, सॉरी सॉरी, हाइपो सोल्यूशन पे लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप चले जाइएगा। जितने I2 के इक्विवेलेंट कंज्यूम हुए उतने ही इक्विवेलेंट S2O3 नेगेटिव यानी हाइपो सोल्यूशन के कंज्यूम हुए होंगे, विच इज इक्वल टू, चेक करना, ये 20, ये दे रखी है मोलैरिटी और वॉल्यूम। तो मैंने मोलैरिटी और वॉल्यूम में जब करा तो वो नॉर्मेलिटी नहीं बनता, मुझे उसके लिए हाइपो का n फैक्टर यानी 1 मल्टीप्लाई करना है। वो बात अलग है, n फैक्टर भूल गए तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा, जहां पर n फैक्टर 1 नहीं हुआ वहां गलत हो जाओगे। तो पहले तो ये देखिए मैंने इस वाली इक्वेशन से क्या निकाला, मेरे को इसका मोलैरिटी और वॉल्यूम शायद गिवन है क्वेश्चन में, उससे मेरे को पता लग गया आयोडीन कितना।
आयोडीन के इक्विवेलेंट कितने आए बच्चों? सामने देखो, इससे क्या पता लग रहा है? 0. चलिए करिए इसके बाद। अभी अभी ये तो आप कर ही रहे, लेकिन इसके आगे क्या करना है? इसके आगे क्या करना है? जितने इक्विवेलेंट I2 के थे, राइट? अब आप देखो, इसमें डबल टाइट्रेशन है। दिस इज एक्चुअली डबल टाइट्रेशन। पहले कॉपर को आयोडाइड के साथ टाइट्रेट किया, उससे जो आयोडीन निकला उसको एस्टिमेट किया कितना, वाया टाइट्रेशन विद हाइपो। ये डबल टाइट्रेशन है, तो लंबा रूट हुआ। पहले आप देखिए, जितने H2O3 होंगे उतना ही I2 इक्विवेलेंट्स, जितने I2 होंगे उतना ही कॉपर। क्या पूछा है क्वेश्चन में? नहीं, कॉपर की पूछिए ना। अब 2 आंसर बस। सबका आ गया आंसर? जिसका ना आया हो मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ। हम ये 0.0002 क्यों लिया है? आई मीन 2 क्यों लिया है? क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, कौन सा क्वेश्चन था अपना, मैं भूल गई। हाँ, मिलीलीटर और 0.02 मोलर। मैंने 0.002 क्यों लिख दिया है? मैंने गलत लिख दिया है शायद। हाँ, या मैंने क्वेश्चन में गलत प्रिंट कराया है। मतलब कहीं एक जगह तो गलती है, या क्वेश्चन में गलती है या सॉल्यूशन में गलती है। एक सेकंड में चेक कर लूं। तुम लोगों का आंसर क्या आ रहा है? नहीं, 10 की पावर -2 में बोलो। एट लास्ट नहीं, यहां क्या आना चाहिए? ऊपर वॉल्यूम कुछ दिया है। यस शौर्य, अब एक चीज देखो, क्वेश्चन पढ़ो। 20 ml ऑफ 0.02 मोलर हाइपो सोल्यूशन। समझ रहे हैं इस बात को? ml, तो ml को लीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे? मैम तो डिवाइड बाय 1000 ही होगा। हाँ, ऑब्वियसली। करवाऊं पूरा? यस मैम, एक बार कर दो। 4 × 10 की पावर -2 आ गया था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करवा देती हूँ। मोलैरिटी कितनी है शौर्य? मोलैरिटी, एक सेकेंड, तुम लोग जा सकते हो। 0.02। हाँ, वॉल्यूम कितना है? 20 ml। राइट, ये कर दूं? इनटू मोल फैक्ट, जो भी आपका एन फैक्टर था 1, देखना कितना आएगा। हम एन फैक्टर से डिवाइड नहीं करते? अच्छा, नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं। ओके ओके, समझ गया। मैं बताती हूँ क्या निकाल रहे हैं, वेट। एक स्टेप मैंने मिस किया जो मुझे था, शायद अभी आपको याद हो गया, बट कोई बात नहीं। M1 V1 into n फैक्टर गिव्स मी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। जो मैंने कहा था यही है, बस आपसे शौर्य अगर मिस्टेक होगी तो यही होगी। दिस इज गोल्ड, उस वक्त भी मैंने कहा था। अगर आप ये नहीं कर पाए, बाकी कुछ फर्क नहीं है, मैक्सिमम कोई आपको डबल टाइट्रेशन दे देगा, तो मैंने डबल टाइट्रेशन का भी करा दिया। लेकिन ये मेरी मेहनत तब कामयाब है जब इस शीट के 16 से 27 तो हैं जेई और नीट के क्वेश्चन, इधर है मेरी तरफ से दिए गए और प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाँ, अब ये देखो, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं ना, इट इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। यस और नो? मेरी तरफ से बाकी लोग फ्री हैं, जा सकते हैं। अब मेरे को अगर यही नॉर्मेलिटी ना गिवन हो क्वेश्चन में, जो अक्सर ऐसा ही होता है, गिवन हो मोलैरिटी, तो मेरे को नॉर्मेलिटी में और मोलैरिटी को कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? एन फैक्टर। ठीक है मैम, तो राइट? इसके अच्छा इक्विवेलेंट्स को इक्वल करके फिर करना था। मतलब अंडरस्टूड ना? समझ गया, ठीक है इसमें। बस बस। तो वो और I2 शौर्य, और जितने भी तुम टाइट्रेशन के केस देखोगे, दिस इज द की। ओके मैम। ठीक है, तो डबल टाइट्रेशन में हमें ये करना था, जैसे H2O3 और I2 डबल के। टाइट्रेशन पता है क्या हुआ एक्चुअली? मैं इसके पीछे की वजह भी बता देती हूँ। हमने कॉपर को टाइट्रेट किया इसके साथ, लेकिन मेरे को आयोडीन को नापने का कोई तरीका नहीं मिला। ये गैस है या सॉलिड है, जो भी, मेरे पास कोई तरीका नहीं था आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन नापने का। आई एम नॉट हैविंग एनी मेथड जिससे मैं कुछ मेजर कर सकूं। तो रिलीज्ड आयोडीन गैस जो थी, उसको फर्दर मैंने इससे टाइट्रेट किया। ऊपर वाले को तुम सिंपल रिएक्शन बोल लो। और मेरे को तब पता चला, क्योंकि मेरे को इसको ब्यूरेट और कोनिकल फ्लास्क में करना पॉसिबल था। तो पहले तो इससे मैंने निकलने वाले आयोडीन के इक्विवेलेंट को निकाला, जो कि मेरे को एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेनी थी। हाइपो इज वेरी फेमस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, 12th में कई जगह पढ़ोगे।
इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में वो इंडिकेटर वगैरह की प्रॉब्लम ओवर है, मैं पता लगा सकती हूँ कब ये रिएक्ट होना बंद हो गया। आयोडीन वाले ऊपर वाले रिएक्शन में मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मैं पता लगा सकूं कि कैसे हो रहा है, तो मेरी मजबूरी हुई यहां से निकलने वाले आयोडीन को पहले मैंने हाइपो सॉल्यूशन से टाइट्रेट किया, आइडेंटिफाई किया, क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया। जब आप 12th में जाएंगे आप इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। एक्चुअली सेम क्वांटिटी कितनी आई, कितने मिली इक्विवेलेंस आए या कितने इक्विवेलेंस आए, मैंने उसको यहां से पहले निकाला। जितने आयोडीन के आए होंगे पक्का उतने ही कॉपर के रहे होंगे। ये है मतलब डबल टाइट्रेशन का। क्लियर? अब वो क्योंकि उनका दोनों 1-1 ही है इसलिए सेम रहा होगा। यस, इसमें बाई अच्छा चांस क्योंकि एन फैक्टर 1 था तो ठीक है मतलब लेकिन एन मैं 1 करवाना बहुत जरूरी था। किसी और केस में 1 नहीं आया तो तुम लोगों की प्रैक्टिस कैसे होगी कि तुम ये भूल गए। क्लियर? मैम तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें आयोडीन और कॉपर का सेम इसलिए है क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। क्या चीज कॉपर और आयोडीन का सेम है? जैसे आयोडीन का तो आ गया, आयोडीन गैस का आ गया था, उसके बाद कॉपर का समझे? क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट कहता है इसका एक मोल, इसका एक यस मोल, मैम ठीक है राइट? ओके उस हिसाब से मैंने निकाला क्योंकि मैं तो मोल में ही ठीक आ है गई मैम। ना, राइट? यस मैम यस चलो मैम।